2024 लोकसभा का जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल को है, यानी शुक्रवार को। और देखिए पहले चरण में 8 बड़े राज्य हैं, उनकी पूरी राजनीति आज आप समझने वाले हैं। और इन 8 बड़े राज्यों में ये जो 48 सीटें हैं उनका राजा कौन बनेगा ये आपको देखना है। एनडीए वर्सेस इंडिया में बड़ी जंग है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन भारी है, दूसरा महाराष्ट्र और एमपी में क्यों बदल गए हैं समीकरण, तीसरा राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या पलट जाएगी बाजी, और चौथा उत्तराखंड और बंगाल में आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है, और पांचवा जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान, पुडुचेरी, इन सबका गणित क्या है। इनकी राजनीति के बारे में आपको कम पता होगा, लेकिन आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। और ये शो देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 19 अप्रैल का पूरा पिटारा आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। जल्दी से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखिए यूपी में 8 सीटों का गणित क्या है। सबसे पहले देखते हैं सहारनपुर। तो सहारनपुर जो सीट है उसमें प्रत्याशी अभी कौन कौन है। इमरान मसूद कांग्रेस से हैं, माजिद अली बीएसपी यानी बसपा से हैं, राघव लखनपाल बीजेपी से हैं। अब देखिए 2019 में यहाँ पर मायावती के ये जो हाजी रहमान थे, देखिए मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर जीते थे बीएसपी के 2019 में। 2014 में राघव लखनपाल जो कि बीजेपी के हैं वो जीते थे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुस्लिम आबादी है 45% तकरीबन, और हिंदू यहाँ पर हैं 51%। और देखिए अगर मैं मुस्लिम और दलित वोट्स को यहाँ पर मिला देती हूँ तो तकरीबन 64% सामने आता है। और अगर हम मुद्दों की बात करते हैं सहारनपुर में, जो ये एक फेमस मंदिर है शाकंभरी देवी का मंदिर, वहां पर जो आसपास के इलाके हैं वहां पे बाढ़ की बड़ी दिक्कत रहती है। और तो और यहाँ पर क्योंकि देखिए मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन है वो लगभग आधी है, तो इसमें विकास के नाम पर ये जो हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है वो भी बहुत चलती है। और आपको याद होगा इमरान मसूद जो इस वक्त कांग्रेस में है, पहले मैं बता दूं कि वो बीएसपी में भी रह चुके हैं, एसपी पे मतलब समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। तो इन्होंने 2014 में एक नारा, एक बयान दिया था मोदी के खिलाफ, बोटी बोटी वाला, वो आपको याद होगा। और देखिए मायावती ने तो ये भी कह दिया है, इधर अपना कार्ड चल दिया है और बोला है कि मैं वेस्टर्न यूपी को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवा दूंगी अगर मैं सत्ता में आती हूं तो। अब अगली सीट की बात करते हैं जो कि है कैराना। अब देखिए कैराना में प्रत्याशी कौन कौन से हैं। समाजवादी पार्टी से है इकरा हसन, बीएसपी से है श्रीपाल सिंह, बीजेपी से है प्रदीप चौधरी। और देखिए 2019 से अगर मैं नतीजे की बात करती हूं तो प्रदीप सिंह यहां पर जो कि बीजेपी के हैं वो जीते थे। और इकरा हसन की अगर मैं बात करती हूं, काफी सोशल मीडिया पर ये पॉपुलर हैं। और इनके जो भाई हैं वो एमएलए हैं नाहिद, जो कि जेल में है। और मैं आपको ये भी बता दूं जो विधानसभा चुनाव थे तो इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं भाई तो जेल में थे और उन्होंने बाहर जो है इनके लिए कैंपेन किया था। और जो इकरा हसन के पिता हैं उनका नाम है मुनव्वर, वो पूर्व एमपी रह चुके हैं और उनका भी काफी उस इलाके में दबदबा था। और अगर मैं कैराना की बात करती हूं तो 80% यहाँ पर मुस्लिम हैं, हिंदू आबादी आप देख लीजिए 18% है। और इधर जो मेन मुद्दे हैं वो ये है कि बीच में उठा था कि वहां से मुस्लिमों और हिंदुओं का जो आप देख लीजिए कि इधर मुस्लिम कितने ज्यादा है, तो इसमें मुद्दा उठा था कि एक्सोडस हो गया था, हिंदू वहां से पलायन कर गए थे दंगों के बाद। और एक लंबी लड़ाई चली है इस पूरी सीट पर। अगली सीट की बात करते हैं जो कि है मुजफ्फरनगर। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, एसपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक, और बीएसपी के हैं दारा सिंह। अब देखिए ये दोनों जो हैं जाट कम्युनिटी से आते हैं। और जो मायावती ने खेला है वो यहाँ पर दलित कार्ड खेला है। 2019 और 14 की बात करूं तो संजीव बालियान यहाँ पर जीत चुके हैं। और यहाँ पे जो समीकरण है वो जाट वर्सेस ठाकुर समीकरण है। और एक और बात जान लीजिए कि बीजेपी के खिलाफ इस वक्त राजपूतों का गुस्सा है, क्योंकि पुरुषोत्तम रुपाला यानी गुजरात से ही आंधी उठी थी और उन्होंने कोई विवादित बयान दे दिया था। और अब जो राजपूत समाज है वो बीजेपी के खिलाफ आ गया है। और एक और देख लीजिए यहाँ पर बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी है, कैसे बालियान और संगीत सोम जो है आपस में इनके तीखे बयान हुए हैं। ये तो विधायक हैं बीजेपी के और ये जो संजीव बालियान हैं वो प्रत्याशी हैं। तो देखिए इन दोनों की लड़ाई भी सामने आई। और इधर क्या है, हिंदू जाट वर्सेस मुस्लिम दंगे। आपको पता होगा मुजफ्फरनगर के दंगे आपने भी सुने होंगे, 2013 में सबसे प्रबल मुद्दा था। और 2014 में यही नतीजा हुआ कि संजीव बालियान यहाँ पर जीत गए थे। लड़ाई किन किन के बीच में थी, हिंदू जाट और मुस्लिम के बीच में ये लड़ाई थी। और कितनी मौतें हुई थी यहाँ पर,
3 तो जो ये नेता है जेल भी गए थे और यहां तक भी आरोप भी लगे थे कि जो समाजवादी पार्टी थी उन्होंने दंगे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो एक ये मेन मुद्दा है। मुस्लिम यहां पर 20% है, जाट यहां पर 12% वोट है, दलित यहां पर 8% है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आरएलडी पार्टी है, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, वो अब जो है एनडीए में शामिल हो गई है। लेकिन अगर मैं पिछली बार की बात करती हूं तो आपको यह जान लेना चाहिए, जो संजीव बालियान है उन्होंने किसको हराया था? जो अभी आरएलडी के जयंत चौधरी हैं उनके पिता को हराने वाले संजीव बालियान ही हैं। अगली सीट है बिजनौर। बिजनौर से देखिए आरएलडी के जो हैं वो चंदन चौहान मैदान में है, दीपक सैनी एसपी से, चौधरी विजेंद्र जो है बीएसपी से है। 2019 की बात करती हूं तो यहां पर बीएसपी के मलूक नागर जीते थे, लेकिन मलूक नागर अब जाके आरएलडी में शामिल हो गए हैं, यानी जयंत चौधरी की पार्टी में। और जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो इस वक्त एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है और जो ये सीट है वो आरएलडी के खाइमे में आई है, तो इन्होंने चंदन चौहान को उतारा है। तो देखिए 2019 में जीते थे बीएसपी के मलूक और अब जयंत की आरएलडी में आ गए हैं ये। और अगर इधर मैं आबादी और वोट परसेंटेज की बात करती हूं तो हिंदू तो है 55%, मुस्लिम है 44%। और देखिए 2014 में भी यहां पर बीजेपी जीती थी। अब आगे आइए नगीना की बात कीजिए। नगीना में ओम कुमार बीजेपी से खड़े हैं, मनोज कुमार एसपी से, सुरेंद्र पाल सिंह बीएसपी से। अब देखिए ये जो एएसपी के चंद्रशेखर हैं उनका भी मुकाबला यहीं से ही, यानी आजाद पार्टी के जो चंद्रशेखर है वो भी नगीना सीट से लड़ रहे हैं। और तो और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब उन्होंने समर्थन कर दिया है किसका? चंद्रशेखर का। 2019 की बात करती हूं तो बीएसपी के मायावती की पार्टी के गिरीश चंद्र यहां से जीते थे, लेकिन अब उनका यहां से टिकट काटकर दूसरी जगह से टिकट दे दिया है मायावती ने। और यहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो 70% है। आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद पे, तो देखिए बीजेपी के सर्वेश सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इरफान सैफी बीएसपी से लड़ रहे हैं और रुचि वीरा यहां पर एसपी से लड़ रही है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये बीजेपी और बीएसपी तो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इधर जो आपस में वो प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आजम खान वर्सेस अखिलेश यहां पर चल रहा था। तो ये लोग ये देखिए आजम खान वर्सेस अखिलेश, कि आजम खान तो किसी और कैंडिडेट को चाहते थे लेकिन अखिलेश किसी और कैंडिडेट को चाहते थे, बट फाइनली रुचि वीरा का नाम इधर फाइनल हुआ। और मैं आपको बता दूं आजम खान इस वक्त जेल में है। और देखिए हसन का यहां पर एसटी हसन जो मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के थे उनका टिकट यहां से काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं रामपुर पे। रामपुर से बीजेपी के घनश्याम लोधी यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एसपी के मौलाना नदवी, जीशान है बीएसपी के। 2019 की बात करती हूं तो यहां से आजम खान जीते, लेकिन क्योंकि उनको जेल हो गई तो यहां पर उपचुनाव हुए और फिर यहां पर बीजेपी के लोधी जीत गए, जो इस बार भी प्रत्याशी हैं। यहां पर 52% मुस्लिम मतदाता हैं और 2014 में यहां पर बीजेपी जीती थी। रामपुर में भी यही हुआ समाजवादी पार्टी के साथ कि लास्ट में पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार प्रत्याशी कौन है, कि एक तो मौलाना नदवी जाके रामपुर से अपना पर्चा भर रहे हैं, 2-3 और समाजवादी पार्टी के पहुंच गए, क्योंकि यहां पे भी सेम फैक्टर है, आजम खान वर्सेस अखिलेश। यहां पे इन दोनों के बीच में दो फाड़ हो गई थी कि ये तो कुछ और चाह रहे थे और ये कुछ और चाह रहे थे, और फाइनली अब एसपी से यहां पर मौलाना नदवी खड़े हैं। अब देखिए यूपी की अब एक और बात कर लेते हैं, पीलीभीत। पीलीभीत से वरुण गांधी का यहां पर टिकट कटा है और इस बार देखिए समाजवादी पार्टी से गंगवार हैं, अनीस अहमद है बीएसपी से और जितिन प्रसाद है बीजेपी से, यानी बीजेपी ने इधर वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दे दिया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये 1996 से ये मेनका या वरुण यहां पर जीतते हुए आए हैं। मेनका वरुण गांधी की मां है, तो ये इनका गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जितिन प्रसाद को ये सीट दे दी गई है। अब जल्दी से बिहार की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिहार में 4 सीटों का क्या गणित है। सबसे पहला औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में बीजेपी के सुशील सिंह यहां पर जो पहले पिछली बार जीते थे वो ही इस बार खड़े हुए हैं। आरजेडी के अभय कुशवाहा है, यहां पर राजपूत जो है वो 70% है और देखिए कुशवाहा जो है वो जेडीयू छोड़कर ही इधर आरजेडी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जेडीयू और एनडीए के लिए झटका है। और क्योंकि राजपूत आबादी, राजपूत वोट यहां पर बहुत ज्यादा है और अभी मैंने आपको पहले बताया कि राजपूत जो ये पूरा समाज है वो बीजेपी के खिलाफ उतरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है।
हैं। आगे आइए गया में ये जो एनडीए के साथी हैं एचएएम पार्टी के मांझी, उनको एनडीए ने टिकट दिया है और कुमार सर्वजीत आरजेडी के यहाँ पे कैंडिडेट हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, पानी का मुद्दा यहाँ पर है कि अक्सर यहाँ पर पानी की किल्लत हो जाती है और जो एससी आबादी है यानी शेड्यूल्ड कास्ट वो 30% है और 2019 की बात करती हूं तो यहाँ पर जेडीयू जीती थी। अब आगे आइए नवादा की बात कर लेते हैं तो बीजेपी के विवेक ठाकुर वर्सेस आरजेडी के श्रवण कुशवाहा में इनमें टक्कर है। आगे बढ़ते हैं जमुई की, तो देखिए जमुई में जो चिराग पासवान है उन्होंने अरुण भारती को यहां से उतारा है एलजेपी से और अर्चना रविदास यानी आरजेडी के जो अर्चना रविदास हैं उनसे इनका मुकाबला होने वाला है। और पिछली बार ये जो सीट है वो चिराग पासवान जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये सीट अरुण भारती को दे दी है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र में 5 सीटों का गणित क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए नागपुर से नितिन गडकरी सीट से 2 बार ही जीतते हुए आ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने है विकास ठाकरे जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। अब देखिए गढ़चिरौली चिमूर से देख लीजिए जो कि आरक्षित सीट है, यहाँ पे अशोक नेते जो कि जीतते हुए आ रहे हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी है और नामदेव दासाराम यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी है। भंडारा गोंदिया की बात करती हूँ तो सुनील बाबूराव बीजेपी के हैं और प्रशांत यादव राव कांग्रेस के हैं। चंद्रपुर जो पिछली बार ये एक ही सीट थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी, यानी 2019 में चंद्रपुर में कांग्रेस जीती थी, लेकिन उनके जो एमपी हैं उनकी मौत हो गई, उनका देहांत हो गया, तो अब उनकी जगह जो उनकी बीवी है वो उनको टिकट दी गई है जो कि है प्रतिभा धनकोरकर। देखिए मैंने नाम लिख रखा है कांग्रेस से और इनके सामने है सुधीर जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं। अब आगे बढ़िए रामटेक जो कि आरक्षित सीट है, इस पे राजू जो कि शिंदे गुट से हैं वो उतरे हुए मैदान में और इनके सामने कौन है, कांग्रेस की रश्मि श्याम कुमार बर्वे। और अगर मैं आपको इधर इश्यूज के बारे में बताती हूं तो देखिए नक्सलवाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत वायलेंस होता है इस चीज को लेकर। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे आपने देखे होंगे, हेडलाइंस में पढ़ा होगा, वो इन इलाकों में बहुत ज्यादा प्रबल मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की इन सारी सीटों पे, और भी कई सारे मुद्दे हैं लेकिन ये मेनली जो हैं वो फोकस में है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो 6 सीटों का गणित क्या है, जो कि 6 सीटों पर चुनाव है 19 अप्रैल को। देखिए सीधी में राजेश मिश्रा जो कि बीजेपी से हैं, उनके सामने है कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के। शहडोल से हिमाद्री सिंह बीजेपी से और फुंदेलाल सिंह कांग्रेस से। जबलपुर से आशीष दुबे बीजेपी से और दिनेश यादव कांग्रेस से। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से और ओंकार मरकाम कांग्रेस से। बालाघाट से भारती पादरी इधर बीजेपी से हैं और सम्राट सारस्वत कांग्रेस से हैं। छिंदवाड़ा एक वैसी सीट है, वो एक अकेली इकलौती सीट है जिसपे पिछली बार यानी 2019 की बात करती हूं तो नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, तो ये एक अकेली सीट है जो कि कांग्रेस ने जीती थी। और इस बार ये देखिए नकुलनाथ के सामने जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू हैं। अब क्या बीजेपी ये कांग्रेस की एक इकलौती सीट छीन पाएगी, एक बड़ा सवाल है। और अगर मैं इधर मुद्दे की बात करती हूं तो देखिए भ्रष्टाचार, सनातन धर्म और दलित के साथ जो यहाँ पर अत्याचार होते हैं, आए दिन आप कोई ना कोई मध्य प्रदेश से वीडियो देखते होंगे कि कैसे वहां पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान की 12 सीटों का गणित आज आपको जानना है। 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं श्री गंगानगर से, तो यहाँ पर प्रियंका बालन बीजेपी की प्रत्याशी हैं और कुलदीप इंदौरा कांग्रेस के। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी वर्सेस गोविंद राम मेघवाल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। शुरू में बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है, कैसे कि कांग्रेस ने जिन्हें उतारा है राहुल कसवा, वो अभी ताजे में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और इंटरेस्टिंगली वो यहीं के ही सांसद थे बीजेपी से चुने हुए। तो अब क्योंकि वो इधर आ गए हैं तो देखिए जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो तो यही कह रही है कि चुरू की सीट इस बार तो राहुल कसवा तो जीत लेते हैं, क्योंकि अब वो जो बीजेपी में नहीं है और कांग्रेस में आ गए हैं तो इस बार जो ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में आ सकती है। नागौर देख लीजिए, ज्योति मिर्धा बीजेपी से इधर प्रत्याशी हैं और हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी से हैं वो इस बार प्रत्याशी हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने, जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उन्होंने इनको समर्थन दे दिया है। झुंझुनू में देख लीजिए, शुभकरण चौधरी बीजेपी के और ब्रजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस से।
सीकर से देख लीजिए सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी से और अमरा राम सीपीआईएम यानी लेफ्ट से हैं। तो ये राजस्थान की। अब जयपुर की बात कर लेते हैं। तो जयपुर में इस बार रामचरण सिंह बोरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा को दे दिया है बीजेपी ने और इनके खिलाफ हैं प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से। जयपुर ग्रामीण की बात कर लेते हैं। राव राजेंद्र सिंह बीजेपी से हैं और अनिल चोपड़ा कांग्रेस से हैं। अलवर की बात कीजिए भूपेंद्र यादव बीजेपी से और ललित यादव कांग्रेस से हैं। और देखिए भरतपुर की अगर मैं बात करती हूं तो राम स्वरूप कोहली बीजेपी से, संजना जाटव कांग्रेस से। दौसा की बात कीजिए कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से और मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से। करौली धौलपुर की बात कीजिए तो इंदु देवी जाटव बीजेपी से और भजनलाल जाटव यहाँ पे कांग्रेस से हैं। तो देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि पिछली बार ये जो 25 सीटें हैं राजस्थान की कुल मिलाकर उस पे एक भी कांग्रेस को नहीं मिली थी और जबकि उनके पास तो सत्ता भी थी। तो देखिए अब क्योंकि एक भी सीट नहीं मिली थी और इस बार तो जो राज्य सरकार है वो भी बीजेपी की आ गई है। आपको पता है भजनलाल वहां के सीएम हैं। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस शायद ऐसा हो सकता है कि अपना खाता यहां पर खोल ले। आगे आते हैं छत्तीसगढ़ की एक सीट का गणित क्या है। तो देखिए बस्तर में चुनाव होने वाले हैं 19 अप्रैल को। ये आरक्षित सीट है। इधर महेश कश्यप बीजेपी से खड़े हुए हैं और कवासी लखमा कांग्रेस से। पिछली बार यहां पर कांग्रेस के दीपक बैज ने जीत दर्ज की थी। 2014 और 2009 में यहां पर बीजेपी जीती थी और यहां पर आदिवासी जो वोटर्स हैं वो ज्यादा है और उनके जो मुद्दे इर्द गिर्द हैं वो इधर फोकस में है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में। तो देखिए उत्तराखंड की 5 सीटों का गणित क्या है सबसे, और 5 ही सीटें हैं यहाँ पर। ओवरऑल 5 ही सीटें हैं यानी उत्तराखंड पहले ही फेज में खत्म हो जाएगा आपका। तो देखिए तेहरी गढ़वाल जो है माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी से हैं और जोत सिंह कांग्रेस से हैं। गढ़वाल से देख लीजिए अनिल बलूनी बीजेपी से है, माफ कीजिएगा अनिल बलूनी बीजेपी से हैं और गणेश गोजियाल कांग्रेस से हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा बीजेपी से और प्रदीप टमटा कांग्रेस से है। आगे बढ़िए नैनीताल से अजय भट्ट बीजेपी, प्रकाश जोशी कांग्रेस से। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं बीजेपी से हैं और वीरेंद्र रावत यहां पर कांग्रेस से हैं। यहां पर मेन मुद्दे जो इस बार जो कहीं ना कहीं आपने एक हेडलाइन देखी होगी, खबर देखी होगी कि कैसे बीजेपी प्रत्याशी वहां पर पहुंचते हैं और कैसे वहां पर उनका विरोध होता है। वहां के लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं कि अंकिता भंडारी कांड पे अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है जो वहां पर सत्ता में, और पिछली बार सारी की सारी सीटें 2019 में कौन जीता था, बीजेपी जीती थी। तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अंकिता भंडारी कांड पे आप क्यों नहीं जवाब देते हैं। अग्निपथ योजना क्या आप खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के लोग अग्निपथ योजना से, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है जिनको अग्निपथ योजना समझ में नहीं आ रही है और वो चाहती है कि सरकार इसको वापस ले ले या इसमें कुछ सुधार करे। और यहाँ पर विकास का भी एक बड़ा मुद्दा है। फिर आ जाते हैं बंगाल में। बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है अप्रैल 19 को। देखिए कूच बिहार में पिछली बार बीजेपी जीती थी और इस बार कौन कौन है फ्रेम में। जगदीश चंद्र टीएमसी से खड़े हैं यहाँ पर, निशित बीजेपी से, पिया रॉय यहाँ पर कांग्रेस से। और देखिए ये टीएमसी और कांग्रेस आपको पता है इंडिया गठबंधन के साथी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और एक फ्रेंडली फाइट में ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए लेफ्ट ने भी इधर अलग से कैंडिडेट घोषित किया है। अब अलीमपुर द्वार देख लीजिए, प्रकाश चिक यहाँ पे टीएमसी से हैं और मनोज तिग्गा यहाँ पे बीजेपी से हैं। जलपाईगुड़ी में देख लीजिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, निर्मल चंद्रा रॉय टीएमसी से और जयंत रॉय बीजेपी से। और देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या क्या है, अब हाल ही में आपको पता होगा जो बीजेपी यहाँ पर मुद्दा उठा रही है, कौन सा, संदेश खाली का, और जिसमें कहीं ना कहीं वो लोग टीएमसी को घेर रहे हैं। फिर क्या करती है इधर विपक्ष, क्या करता है, मणिपुर पे सवाल उठा देता है। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है। हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर मुद्दा जो है प्रबल है। रामनवमी पे बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी वाले रामनवमी पर दंगा कराएंगे और वाइस वर्सा यहाँ पर होता है ईद पर भी। अब देखिए, और इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि इनका जो है सीट बंटवारा नहीं हो पाया। टीएमसी ने अपने रास्ते अलग कर लिए और कांग्रेस ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अगला है कि लक्षद्वीप का चुनावी गणित क्या है। तो देखिए लक्षद्वीप में एकमात्र लोकसभा सीट है। पिछली 2 बार से यहाँ पर एनसीपी जीतती हुई आ रही है, लेकिन क्योंकि अब एनसीपी 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक शरद पवार गुट और एक अजीत पवार गुट। तो देखिए यहाँ पे इस बार जो फ्रेम है वो ये है, शरद पवार ने तो उतारा है फैजल पदीपुरा को, कांग्रेस ने उतारा है हमदुल्ला सईद को और यहाँ पे अजीत पवार ने उतारा है टीपी यूसुफ को। सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है 96% मुस्लिम आबादी है। और आपको पता होगा अभी हाल ही में लक्षद्वीप हाइलाइट्स में, न्यूज़ हाइलाइट्स में इसलिए आया था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच गए थे बीच पे और कहीं ना कहीं मालदीव्स को टक्कर देने की कोशिश हुई थी। वो पूरा शो करके मैंने आपको बताया था। तो ये सारा मामला है। आगे बढ़िए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर चुनावी गणित क्या है? 2019 में यहाँ पर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा जीते थे और इस बार जो है बीजेपी के विष्णुपद रे फ्रे में है, कुलदीप शर्मा यहाँ पर कांग्रेस से उतारे गए हैं। अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। तो देखिए पुडुचेरी का चुनावी गणित क्या है। 2019 में यहाँ पर वीई वेथिलिंगम जीते थे और इस बार बीजेपी ने जो है यहाँ पर ए नमस्वयम को खड़ा किया है और कांग्रेस के जो पिछली बार जीते थे उन्हीं को ही वापस से टिकट दिया गया है। और देखिए कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी कांग्रेस। उनके मैनिफेस्टो में ये बात लिखी हुई है। तो देखिए 19 अप्रैल को जहां जहां पर लड़ाई है और क्या क्या राजनीति है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे तो 19 अप्रैल को 21 राज्य में चुनाव होने हैं। कितनी सीटों पर? 102 सीटों पर। अब उन पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या फैसला आएगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।